जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहला प्रश्न है, श्रृंखलन गुण क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। यानी कि कार्बन के परमाणुओं के बीच आपस में जुड़ने की एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है, यानी कि उसमें एक गुण पाया जाता है। उसी गुण के कारण ही इसे कार्बन का श्रृंखलन गुण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलिफैटिक यौगिक क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि खुली श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। प्रश्न है, क्रियाशील समूह क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। अब इसका अगला प्रश्न है, अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर यौगिक बनाते हैं। यह एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है। जैसे में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका उपयोग लिखेंगे कि रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, दवाई बनाने में, प्लास्टिक में, रबर में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है कार्बनिक यौगिक का। 5 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में मुख्य भेद बताएं। तो इसमें अंतर लिखेंगे, ये रहा इधर कार्बनिक यौगिक और इधर अकार्बनिक यौगिक का। तो इसमें पहला लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक या प्रायः आयनिक यौगिक होता है। और दूसरा कि कार्बनिक यौगिक दहनशील होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक यह दहनशील नहीं होते हैं। और तीसरा कि कार्बनिक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि यह जल में नहीं घुलता है, जबकि अकार्बनिक यौगिक यह जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन परमाणु अस्थायी तत्व को कैसे प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि सहसंयोजक यौगिक क्या है। तो लिखेंगे कि जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके यौगिक बनाते हैं तब उनके बीच निर्मित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं और तथा इस प्रकार से निर्मित यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। तो अब देखिए, उसके बाद प्रश्न था कि कार्बन परमाणु अस्थायी तत्व को कैसे प्राप्त करता है। तो पहले हम लोग यह समझेंगे कि तत्व है कार्बन, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका परमाणुकता होगा 2 और 4, यानी कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अतः जो इसका संयोजकता हो जाएगा वह 4 होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि परमाणु अपने अस्थायी तत्व के लिए अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। तो अब देखिए यहाँ पे उसके बाद तत्व है हाइड्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 1 है और इसका परमाणुकता 1 है, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसका संयोजकता 1 है। तो अतः कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ साझा करके अस्थायी तत्व को प्राप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये रहा कार्बन बीच में है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे डॉट के द्वारा दिया गया है 1 2 3 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसका क्रॉस के द्वारा इसका इंडिकेट किया गया है। इसके पास बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन था। तो ये देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यह हाइड्रोजन परमाणु जो कि कार्बन का एक परमाणु ग्रहण करके यह अपना साझा करेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसका जो सेल है वह 2 इलेक्ट्रॉनों से ही भर जाता है, तो यह अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। ये सभी हाइड्रोजन एक एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और यह कार्बन परमाणु है जो कि यह भी हाइड्रोजन का सभी हाइड्रोजन से एक एक
इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा, तो इससे इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे CH4 का निर्माण कर लेगा। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है समावयवी क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं। प्रश्न है सिस ट्रांस समावयवता क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसे समावयवी जिनमें दो समान समूह द्विबंध के एक ओर स्थित हो सिस समावयवता कहलाता है। और उसके बाद ट्रांस का लिखेंगे कि वैसे समावयवी जिनमें दो समान समूह द्विबंध के विपरीत दिशा में स्थित हो उसे ट्रांस समावयवता कहा जाता है या फिर कहलाता है। अगला प्रश्न है जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत यह है कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। 10 नंबर प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का कारण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं जिनमें प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यह सहसंयोजक बंधन हीरे की संरचना को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है जिससे हीरा कठोर हो जाता है। यानी कि हीरा होता है वह कठोर हो जाता है क्योंकि उसके पास में 4 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं जिसके कारण, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक तल में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर षटकोणीय वलय बनाता है जो परतों में व्यवस्थित रहता है और जिसके कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है, उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यही आप लोग अंतर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं। लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के स्रोत निम्नलिखित होते हैं जैसे चीनी, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तेल व वसा तथा यूरिया, कोयला, पेट्रोलियम एवं पेड़ पौधे इत्यादि। प्रश्न है अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक कैसे बनाए जाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके किया। यानी कि बोहलर एक वैज्ञानिक था जिसने अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया को प्राप्त किया। तो यहाँ पे देखिए ये रहा अमोनिया साइनेट का सूत्र NH4CNO और यहाँ पे उष्मा यानी कि इसको गर्म किया तब हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ H2N, सिंगल बॉन्ड के साथ C और डबल में बॉन्ड के साथ ऊपर में O और सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे देखिए प्राप्त हो गया यूरिया। अगला प्रश्न है निम्नांकित में एल्कीन चुने। यानी कि ये सभी हमें दिया गया है, इनमें से एल्कीन कौन सा है यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से एल्कीन हो जाएगा C2H4 जिसका रासायनिक नाम होता है एथीन। प्रश्न है एल्कीन के जांच के एक विधि बताएं। तो इसका लिखेंगे कि एल्कीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलित ब्रोमीन के पीले रंग को रंगहीन बना देता है यानी कि श्वेत बना देता है। इससे एल्कीन की पहचान हो जाती है। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को कैसे बनाया जाता है। पहला है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक अम्ल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एथेनॉल कैसे बनाया जाता है। तो व्यापारिक विधि में एथेनॉल चीनी को या स्टार्च के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे इसका समीकरण भी दिया गया है। जैसे चीनी का समीकरण होता है C12H22O11। तो इससे हम लोग प्राप्त करेंगे एथेनॉल को। तो यहाँ पे H2O यानी कि जल की उपस्थिति में और यहाँ पे इन्वेस्ट ईस्ट से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राप्त होगा C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस में फ्रक्टोस यानी कि चीनी C6H12O6
एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। और दूसरा है एथेनोइक अम्ल प्राप्त करने के, यानी कि जिसको कहा जाता है एस्टिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि एथेनॉल अम्लीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर एसीटैल्डिहाइड देता है और तथा एसीटैल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एस्टिक अम्ल देता है, यानी कि एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका भी समीकरण दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले CH3CH2OH, यहाँ पे ये रहा एथेनॉल जो कि KMnO4 से ऑक्सीकृत होगा। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ H, यानी कि एसीटैल्डिहाइड दे रहा है यहाँ पे, और यह पुनः ऑक्सीकृत होगा KMnO4 के द्वारा। तो यहाँ पे बनेगा एस्टिक अम्ल। तो इस प्रकार से यहाँ पे एस्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है एथेनॉल पीने से कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है। लिखेंगे कि एथेनॉल को एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है। इसको पीने से नशा आता है। एल्कोहल के लगातार सेवन से आलस्य, मानसिक व्याकुलता तथा मूर्छा भी आती है। अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। तो लिखेंगे कि 6 से 8% टनु एस्टिक अम्ल को सिरका कहते हैं। इसका उपयोग अचार बनाने में परिरक्षक के रूप में होता है। प्रश्न है वनस्पति तेल और वसा क्या होते हैं। लिखेंगे कि वनस्पति तेल और वसा वस्तुतः उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है साबुनीकरण क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वनस्पति तेल एवं वसा का छात द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न है साबुन क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न है साबुन कैसे बनता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। प्रश्न है एक एस्टर का नाम बताएं, एस्टर की गंध कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे एस्टर का नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट या फिर एथिल एसीटेट। एस्टर की गंध फल की तरह मीठी होती है, यानी कि एस्टर का जो गंध होता है वह फल के तरह मीठा होता है। प्रश्न है एरोमेटिक यौगिकों की जांच कैसे की जाती है। तो लिखेंगे कि नैप्थलीन की गोली या अन्य एरोमेटिक यौगिक के चूर्ण को तांबे के पत्थर पर रखकर वर्णन के प्रकाशहीन लौह में गर्म करेंगे। तत्पश्चात वर्णन की लौह का निरीक्षण करेंगे तो वर्णन कालिक युक्त पीले लौह के साथ जलती है। तो इस प्रकार एरोमेटिक यौगिक की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है मिसेल्स क्या होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि स्टीयरेट आयन का हाइड्रोकार्बन भाग अध्रुवीय होता है, जिसे पूछला कहते हैं। यह भाग तेल या ग्रीस में घुल जाता है तथा इसका शीर्ष ध्रुवीय होता है, जो जल के अणुओं से संयोजित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, जिन्हें मिसेल्स कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है सममूलक श्रेणी क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही का प्रकार्यात्मक समूह विस्थापित करते हैं, उसे सममूलक श्रेणी कहते हैं। इसके क्रमागत यौगिकों के अनुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। सममूलक श्रेणी के जो सूत्र होते हैं उसमें CH2 का अंतर होता है। प्रश्न है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो लिखेंगे कि पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधों और जानवरों का
मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है, इसका का कि सहसंयोजी यौगिक प्रायः विद्युत के हीन चालक यानी कि कुचालक क्यों होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं। ये पिघली या जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसका ख नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिक का नाम लिखे। ये देखिए यहाँ पे संरचना सूत्र दिया गया है, तो यह कौन सा यौगिक है यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको संघनित संरचना सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C और डबल बॉन्ड के साथ ऊपर में O जाएगा और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। तो यहाँ पे यह बनेगा प्रोपेनोन, यानी कि इसका जो यौगिक का नाम होगा वह होगा प्रोपेनोन। अब इसका ग नंबर प्रश्न है कि उस गैस का नाम लिखें जो सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने से उत्पन्न होती है। आप इस गैस की उत्पत्ति कैसे सिद्ध करेंगे? तो लिखेंगे कि वह गैस CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो इस गैस की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे इसका समीकरण भी दिया गया है 2CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल, और यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम एसीटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति हो रही है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वायुमंडल में चला जाएगा। तो यहाँ पे इससे सिद्ध हो जाएगा, तो आप लोग यह लिख लेंगे। अब इसका लास्ट 28 नंबर प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका लिखेंगे कि विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग उदाहरण के लिए ये देखिए यहाँ पे C बीच में और E ऊपर में एक एक हाइड्रोजन है चारों तरफ से, और प्लस में Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ यह अभिक्रिया कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इस एक एक करके यहाँ पे यह एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इधर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रह जाता है, लेकिन जो क्लोरीन होता है वह क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, और यह इधर आकर एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरीन बनाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बनाता है क्लोरोमेथेन यानी कि मेथिल क्लोराइड। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कि ये शेष बचा, तो उसके बाद यहाँ पे इसमें से भी एक क्लोरीन को यहाँ पे ये प्रतिस्थापित कर लिया। तो यहाँ पे ये बन जाएगा डाई क्लोरोमेथेन। तो ये सभी आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। ये रहा इसका चित्र। ये देखिए लास्ट में एक एक करके सभी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया। तो यही इसी को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।